हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक नई हॉरर स्टोरी में मैं स्वागत करता हूं। एक दिन सुरेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ खाया भी नहीं था और भूखे पेट ही घर से निकल पड़ा था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे ज़ोरों से भूख लगने लगती है। कुछ और दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। बहुत तेज भूख के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल हो रही थी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा उसे दिखाई देता है। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आ जाती है। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए साहब, आइए, बताइए साहब, क्या खाएंगे आप? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, दही कचौड़ी या फिर मस्त ठंडी ठंडी लस्सी लेकर आऊं? सुरेश भाई साहब, जो भी अच्छा खाना बना हो दे दो। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने खाना रख कर जाने लगा है। तभी सुरेश ने उसे आवाज़ दी, भाई पानी भी रख जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई। पूरा ढाबा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर हैं। वहाँ टेबल एकदम गंदी, कमरे में भी मकड़ियों के जाले ने कब्जा कर रखा था। सुरेश बहुत डर जाता है। यह सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। सुरेश से बोला, कहा, मालिक ने कहा यह भूतिया ढाबा नहीं है, यह तो बस एक रामू है ना। हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में यहाँ होगा बहुत ज़्यादा योगा करता था तो इसकी गर्दन लचीली हो गई थी। और देखो आज फिर तो ये डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते हैं ना। यहाँ वीरान जंगल में कोई नहीं आता है, और यदि कोई आता भी है तो वो काम करने को तैयार नहीं होता है। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में यहाँ लोग आते ही नहीं हैं और ना ही गाड़ियाँ आती हैं। गाड़ियों के चलते चलते धूल भी उड़ जाती है, जिससे ये टेबल गंदी हो जाती हैं। सुरेश सब समझ गया और वह बिना कुछ बोले रोटी, दाल चावल, छोला पनीर और फिर लस्सी सब चाट कर रख देता है। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगती है। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोला, ढाबा मालिक अब रुक जाओ, सुबह जाना, रात में इस रास्ते से जाना बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। सुरेश, ऐसा क्यों? आगे कुछ लुटेरे हैं, क्या यह रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालिक कहता है, ना, अब आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता जो है भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी सब बेमौत मारे जाते हैं। सुरेश, आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? सुरेश, इस रास्ते पर आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वह असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रमजाल है। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक रात में करीब
2 बजे वहाँ कुछ लड़के आते हैं। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई थी, जिसको देखकर सारे लड़कों का नीयत बिगड़ जाती है। उन्होंने लड़की के माता-पिता को बांध लिया, उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उसे लड़की ने आत्महत्या भी कर ली थी। अपनी बेटी की मौत उसके माता-पिता नहीं देख सके, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो गया था। उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली थी। लड़के तुरंत फरार हो गए थे। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला, तो आत्महत्या का केस डालकर बंद कर दिया गया था। तब से आज तक उस रोज़ लड़की और उसके माता-पिता उन लड़कों का इंतज़ार किया करते हैं और हर लड़के को रोककर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वहीं उसी चाकू से मार देते हैं। ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। कहानी सुनते-सुनते सुरेश को नींद आ गई और वहीं टेबल पर ही सो जाता है। मालिक भी रज़ाई लेकर वहीं उसके बगल में आकर सो जाता है। सुबह सुरेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वह जाते-जाते सोच रहा था कि मुझे अचानक नींद कैसे आ गई। मैंने तो सिर्फ ढाबे के मालिक की ही बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े थे। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक माल गाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, तो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल-बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज़ ट्रक और ट्रैक्टर बाहर आकर खड़े रहते हैं और वहाँ की ज़मीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यहाँ लादा और उतारा जाता है। इसके दिमाग में सवालों का तूफान ही चल रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ही ली थी और वह सब कुछ जानने के लिए कोशिश भी करने लगा था। इसके लिए उसने इंक्वायरी करना शुरू की। तो दोस्तों, आज की थी यह हॉरर स्टोरी। अगर आपको इसका पार्ट 1, 2 देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगला पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।